नमस्कार दोस्तों, स्वागत है एक बार फिर आपके अपने YouTube चैनल जीवा स्टडी पर। मैं वरिष्ठ अध्यापक मुकेश कुमार जांगड़ा आपका स्वागत करता हूं। तो अपन जो है बीच में जो है कलाम और उत्कर्ष के जो है पेपर देखने लग गए थे, क्योंकि अपनी एक सीरीज चल रही थी जिसमें यूनिट वाइज जो है मैं आपको उत्कर्ष के मॉडल पेपर करवा रहा था और बोला था मैंने आपको कि एग्जाम से पहले हम पूरी साइकोलॉजी को कवर कर लेंगे। ठीक है, अपन ने पहले जो है पूरी की पूरी जो है देख लिया सब कुछ। ठीक है, पहले यूनिट को। अब हम देखेंगे दूसरी यूनिट को। ठीक है, पहले वाली क्लास नहीं देखी तो जाकर जरूर देख सकते हो। अब दूसरी जो यूनिट है उसमें हम जो है अधिगम देखेंगे, अभिप्रेरणा देखेंगे, अधिगम के सिद्धांत देखेंगे। कुछ क्वेश्चन इजी भी हो सकते हैं, लेकिन ये टॉपिक वाइज है तो कुछ इजी क्वेश्चन मिलने के चांस रहेंगे, लेकिन अपन पूरा कवर कर लेंगे एग्जाम से पहले। और एसएसटी की क्लास शुरू करने की जो है हम तैयारी कर रहे हैं कल शाम से। तो आप जो है एसएसटी वाले जो है बहुत ज्यादा डिमांड आ रही है तो वो भी शुरू कर देंगे। ठीक है, तो आज का पहला क्वेश्चन है, देखो, सीखना समृद्ध हो जाता है यदि, यानी सीखना यानी कि अधिगम समृद्ध हो जाता है यदि किस कारण कि कक्षा में आवधिक परीक्षाओं पर अपेक्षित ध्यान दिया जाए। तो ये बात बिल्कुल सही है, लेकिन अपने को हमेशा जो है एक बात ध्यान रखना, जब एक से ज्यादा ऑप्शन लगे ना तब हमेशा जो है अपने को सबसे उपयुक्त विकल्प को चुनना होता है। किसको? सबसे उपयुक्त को। ठीक है, अगला देखते हैं। वास्तविक दुनिया से उदाहरणों को कक्षा में लाया जाए जिसमें विद्यार्थी एक दूसरे से अंतःक्रिया करें और शिक्षक उस क्रिया को सुगम बनाए। ये इसका सही उत्तर हो जाएगा। अधिगम कब सुगम होता है, सीखना कब समृद्ध हो जाता है? जब वास्तविक दुनिया के उदाहरण को हम क्लास में पेश करें। ठीक है, कोई भी टॉपिक पढ़ा रहे हैं उसको वास्तविक दुनिया से अपन जोड़े। ठीक है, फिर जो है अगले तो तीन वैसे भी सही नहीं होने, इसका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2। एक बात मैं वापस क्लियर कर दूं, आपके एसएसटी की क्लासेस हम रेगुलर ला रहे हैं कल से। ठीक है, हो सकता है साइकोलॉजी अपने को रोकनी पड़ जाए तो अच्छी बात है, लेकिन एसएसटी जो है अपन रेगुलर लाएंगे, क्योंकि मैं वैसे एक वीडियो लाने वाला हूं कि किस पर जो है ज्यादा ध्यान देना है, कौन से स्टूडेंट्स को। उसके बाद आपके दिमाग में थोड़ी सी क्लियरिटी आ जाएगी कि किस सब्जेक्ट पर अपन ज्यादा ध्यान दे। L2 साइंस मैथ वाले किस पर ज्यादा ध्यान दे, L2 एसएसटी वाले किस पर ज्यादा ध्यान दें, और जो L1 जो है आपके वाले वो किस पर ध्यान दें। ये सारी की सारी मैं एक स्ट्रेटेजी वीडियो जल्दी आपके सामने लेकर आऊंगा। फिर दूसरा क्वेश्चन है आपका, निम्न में से कौन से कथन को सीखने की प्रक्रिया की विशेषता नहीं मानना चाहिए? यानी कि सीखने की प्रक्रिया यानी अधिगम की प्रक्रिया की विशेषता निम्नलिखित में से कौन सा कथन नहीं है? सबसे पहला, अनअधिगम भी सीखने की प्रक्रिया है। अनअधिगम का मतलब क्या हो गया? अधिगम नहीं करना। तो अधिगम नहीं करना भी क्या है? आपका सीखने की प्रक्रिया है। बिल्कुल सही, और मेरे हिसाब से इंपॉर्टेंट बात है ये। ठीक है, अपने को विशेषता नहीं बतानी है, लेकिन अनअधिगम में भी सीखने की प्रक्रिया है। मतलब कोई किसी भी प्रकार का अधिगम नहीं करना भी सीखना है, तो बिल्कुल सही बात है। फिर शैक्षिक संस्थान की ही एकमात्र स्थान है जहां अधिगम प्राप्त होता है, यही गलत हो गया। एकमात्र, केवल, ऐसे शब्द तो आपके कभी आने ही नहीं चाहिए। ये बात मैं बार बार बता चुका। एक तो केवल शब्द और एक एकमात्र, क्योंकि दोनों एक ही चीज है। ये शब्द आ गए मतलब ये नेगेटिव सेंस में, यही जो है विशेषता नहीं है, तब दूसरी नहीं है। शैक्षिक स्थान ही एकमात्र स्थान है जहां पर अधिगम प्राप्त किया जाता है। मतलब सिर्फ स्कूल में ही अधिगम होता है, बिल्कुल गलत। अधिगम हर जगह होता है। परिवार से सीखते हो, दोस्तों से सीखते हो, विद्यालय में भी सीखते हो। तो अधिगम जो है एक जो है व्यापक प्रक्रिया है, ध्यान रखना। तो सिर्फ एकमात्र स्थान स्कूल ही नहीं होता, हर जगह अधिगम होता है। तो यही क्या हो गया आपका जो है सही उत्तर हो गया, क्योंकि विशेषता नहीं पूछा था। फिर सीखना एक व्यापक प्रक्रिया, अभी बात कर चुका। सीखना क्या है? व्यापक है, हर जगह सीख सकते हो आप। सीखना लक्ष्योन्मुखी है, तो ये भी बात बिल्कुल सही है। सीखना जो है आपका लक्ष्य उन्मुखी, यानी कि लक्ष्य की तरफ जो है आपको ले जाता है। तो दूसरा इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, जिस प्रक्रिया में व्यक्ति दूसरों के व्यवहार को देखकर सीखता है न कि प्रत्यक्ष अनुभव को क्या कहा जाता है? मतलब जिस प्रक्रिया में व्यक्ति दूसरों के व्यवहार को देखकर सीखता है न कि प्रत्यक्ष अनुभव को, तो इस बात को क्या कहा जाता है? तो इस बात को कहा जाता है सामाजिक अधिगम। क्या कहा जाता है? सामाजिक अधिगम। उत्तर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर 1। अनुबंधन नहीं कहा जाता, प्रायोगिक अधिगम नहीं कहा जाता, और आकस्मिक अधिगम भी नहीं कहा जाता। जिस प्रक्रिया में व्यक्ति दूसरों के व्यवहार को देखकर सीखता है उसको हम कहते हैं, जो है न कि प्रत्यक्ष अनुभव को, उसको हम कहते हैं सामाजिक अधिगम। अच्छा क्वेश्चन था, कुछ गलती हो जाए तो जरूर आप बता सकते हो कि आपने ये गलत बता दिया, क्योंकि कई बार जो अपन जो है थोड़ा सा जो है सही क्लियर नहीं कर पाते। ठीक है, फिर अगला क्वेश्चन, कौन सा सीखना स्थायी होता है? कौन सा सीखना स्थायी होता है? बहुत अच्छा क्वेश्चन है। रटकर सीखना तो कभी भी स्थायी नहीं होता। ठीक है, सुनकर सीखना ये भी कभी भी जो है स्थायी नहीं होता। तो उत्तर हो जाएगा समझकर। कोई चीज अगर एक बार अपन समझ लेते हैं ना तो वो क्या हो जाता है? स्थायी हो जाता है। तो उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3। देखकर सीखना भी जो है इतना कारगर नहीं है जितना जो है समझकर सीखना है। समझकर सीखना मतलब बात क्या हो गई? एकदम स्थायी हो गई। तो उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3। अगला क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन भी बहुत अच्छा है।
संकेत अधिगम के अंतर्गत निम्नलिखित में से सीखा जाता है। मतलब संकेत अधिगम के अंतर्गत क्या सीखा जाता है ऑप्शन के हिसाब से। तो देखो संकेत अधिगम के अंतर्गत मनोदेहिक सीखा जाता है। संकेत अधिगम किसके अंतर्गत सीखा जाता है? मनोदेहिक के अंतर्गत। इंपॉर्टेंट है, ध्यान रख लेना। बात ये पूछा कि संकेत अधिगम के अंतर्गत निम्नलिखित सीखा जाता है, तो संकेत अधिगम के अंतर्गत क्या सीखा जाता है? मनोदेहिक। मनोदेहिक मतलब जो हाथ पैरों का जो अपना शरीर होता है उससे रिलेटेड होता है संकेत अधिगम। ठीक है, तो उत्तर हो जाएगा आपका मनोदेहिक। अगला क्वेश्चन है, ये भी अच्छा क्वेश्चन है। वाइगोत्स्की बच्चों के सीखने में निम्नलिखित में से किस कारक की महत्वपूर्ण भूमिका पर बल देते हैं? वाइगोत्स्की बच्चों के सीखने में निम्नलिखित में से किस कारक की महत्वपूर्ण भूमिका पर बल देते हैं? तो जो वाइगोत्स्की है ना, वो बच्चे की सीखने की ना तो अनुवांशिकी पर, ना नैतिक पर, ना शारीरिक पर, वो सामाजिक अधिगम पर ज्यादा विश्वास करते हैं। ध्यान रखना, वाइगोत्स्की का नाम आते ध्यान रखना, इन्होंने सिद्धांत दिया था जिसका नाम था सामाजिक संस्कृति सिद्धांत। क्या नाम था? सामाजिक संस्कृति सिद्धांत। तो सबसे ज्यादा इसमें इन्होंने किस पर जोर दिया? तो मतलब वाइगोत्स्की ने जो है सामाजिक और संस्कृति दो पर जो है ज्यादा जोर दिया था। भाषा में भी इनका नाम आता है, भाषा पर भी इन्होंने जोर दिया था। भाषा पर दूसरा जो चेमोत्स्की है उन्होंने भी जोर दिया था, ध्यान रखना। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा सीखने का क्षेत्र है? तो सीखने का क्षेत्र जो है कौन सा है? तो देखो आध्यात्मिक होता नहीं है, भावात्मक होता नहीं है, व्यवसायिक भी नहीं होता। उत्तर हो जाएगा अनुभाविक। अनुभव के द्वारा ज्यादा सीखते हैं, तो सीखने का क्षेत्र कौन सा है? अनुभाविक। उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1। अगला क्वेश्चन है, जब बच्चा कार्य करते हुए ऊबने लग जाए, मतलब बोर होने लग जाए, तो जब बच्चा कार्य करते हुए ऊबने लगता है तो ये इस बात का संकेत है कि जब बच्चा कार्य करते समय ऊबने लग जाए, बोर होने लग जाए, ये किस बात का संकेत है? पहला, संभवतः कार्य यांत्रिक रूप से बार बार हो रहा है। बिल्कुल सही बात। आपको जो है एक चीज जो है, मान लो एक कोई वीडियो है, वो एक बार दिखा दिया, 2 बार दिखा दिया, 3 बार दिखा दिया, 4 बार दिखा दिया, फिर आप क्या होगे? बोर होने लग जाओगे। कोई भी अगर कार्य वो बार बार होने लगता है ना, तो आप बोर हो जाते हो। कोई फिल्म देख रहे हो, आप बार बार देखते हो तो फिर बोर हो जाते हो कि यार ये तो अगला स्टेप भी पता होता है आपको क्या होने वाला है। तो जब भी कोई कार्य बार बार होता है तो व्यक्ति क्या होता है? ऊबने लग जाता है। ठीक है, बच्चा बुद्धिमान नहीं है इसका कोई मतलब नहीं है, बुद्धिमान भी ऊबने लग जाते हैं। बच्चे में सीखने की योग्यता नहीं है तो ये भी नहीं है। बच्चे को अनुशासित करने की जरूरत है तो ये भी नहीं है। ऊबना अनुशासन से कोई संबंध नहीं है। कोई कार्य बार बार हो रहा है तो बच्चा उबने लग जाता है। अगला क्वेश्चन, पावलोव के शास्त्रीय अनुबंधन में क्या होता है? पावलोव के शास्त्रीय अनुबंधन में क्या होता है? पहले भोजन, उसके बाद ध्वनि उत्पन्न की जाती है? बिल्कुल नहीं। पहले घंटी बजाते हैं ना, बाद में भोजन देते हैं, तो पहले ध्वनि और बाद में भोजन प्रस्तुत किया जाता है? बिल्कुल सही। तो उत्तर क्या हो जाएगा आपका? ऑप्शन नंबर 2। फिर भोजन व ध्वनि साथ साथ? बिल्कुल नहीं। सिर्फ भोजन प्रस्तुत किया जाता है? बिल्कुल नहीं। पहले घंटी बजाई जाती है यानी कि ध्वनि उत्पन्न की जाती है, बाद में भोजन दिया जाता है। तो उत्तर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर 2। अगला क्वेश्चन है, पावलोव के अनुबंधन प्रयोग में भोजन के पूर्व उपस्थित ध्वनि को क्या कहते हैं? तो देखो भोजन से पूर्व अपने घंटी बजा रहे हैं या ध्वनि उत्पन्न कर रहे हैं तो वो क्या होगी आपकी? तो भोजन से पहले घंटी बजाना आपका अनुबंधित उद्दीपक हो गया। क्या हो गया? अनुबंधित उद्दीपक। मतलब उससे वो क्या हो गया? अनुबंधित हो गया उससे, तो उसको कहेंगे अनुबंधित उद्दीपक। उत्तर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर 1। अगर घंटी बजा रहे हो, अनुबंधित का मतलब हो गया वो बंधा हुआ है। ठीक है, अननुबंधित क्यों है? अननुबंधित होता है भोजन, क्योंकि भोजन को देकर लार आती है, घंटी को बजाने पर बाद में लार आती है, जो आपको पता है। तो घंटी आपकी अनुबंधित उद्दीपक हो गया, उससे बांध दिया आपने कि घंटी बजाएंगे तो भोजन मिलेगा, बंधन कर दिया ना एक दूसरे का। तो ध्यान रखना ये होता है अनुबंधित उद्दीपक। अगला क्वेश्चन है, पावलोव के अनुबंधन प्रयोग में केवल ध्वनि को उपस्थित करने पर होने वाली अनुक्रिया को क्या कहते हैं? मतलब ध्वनि को जो है आपने क्या किया? ध्वनि बजाई, घंटी बजाई, केवल घंटी बजाई, भोजन नहीं दिया, फिर भी कुत्ते के मुंह में लार आ रही है। क्यों? क्योंकि उसको पता है घंटी बजाई भोजन मिलने वाला है। ठीक है, तो जैसे एक दिन आप क्या करते हो? घंटी बजाते हो, भोजन नहीं देते, फिर भी उसके मुंह में लार आ रही है। लार आ रही है, इसका मतलब क्या हो गया? वो आपका अनुबंधित अनुक्रिया हो गई। भोजन को देख के लार आता है, सबको पता है, तो वो भोजन को देख के लार आना क्या है? जो है अनअनुबंधित, मतलब वो अनुबंधित नहीं है। अनअनुबंधित अनुक्रिया है कब? जब भोजन को देख कर लार आती है। लेकिन जब ध्वनि को सुनकर लार आती है तो वो होती है आपकी अनुबंधित अनुक्रिया, मतलब वो उससे अनुबंधित हो गई। घंटी बजी, लार आई, क्यों? क्योंकि भोजन मिलने वाला है। ध्यान रखना, यहां से एक क्वेश्चन पक्का ही आता है। अगला क्वेश्चन, अधिगम का संबद्ध प्रतिक्रिया सिद्धांत निम्न में से किसने प्रतिपादित किया? तो देखो संबद्ध प्रतिक्रिया जो है सिद्धांत, वो किसका दूसरा नाम है? शास्त्रीय अनुबंधन का। किसका? शास्त्रीय अनुबंधन का ही दूसरा नाम है। तो उत्तर क्या हो जाएगा आपका? आईपी पावलोव। कौन सा उत्तर हो जाएगा? आईपी पावलोव। अगला क्वेश्चन है आपका कि आप अपने जूते एक रेक में रखते हैं,
ठीक है, मतलब एक रेक, मतलब एक जो है एक बना रखा है आपने लकड़ी का रेक, उसमें अपने जूते रखते हैं डेली। उस रेक को उस स्थान से हटा दिया और फिर आप जूते रखने उसी स्थान पर जाते हैं। मतलब मान लो कि आपके दरवाजे के पास में कोई रेक है जहां पर आपको जूते रखने हैं। क्या एक दिन क्या होता है कि मान लो कि दीपावली की सफाई करी, उस रेक को दूसरी जगह शिफ्ट कर दिया, लेकिन आप जस्ट अगले दिन आओगे ना तो वो जूते उतार कर वहां पर ही जाओगे रखने, फिर याद आएगा कि यार ये तो यहाँ पर है ही नहीं। जैसे अपन जो है एक स्कूल का उदाहरण देता हूं, जैसे आप रीड पास करके जो है स्कूल में ज्वाइन करोगे, 7-7:30 बजे की स्कूल होती है ना, उसके बाद में 10 बजे की स्कूल होती है। कितने बजे की? 10 बजे की। तो डेली जो रजिस्टर में साइन करते हैं कि 7:30 बजे, और साइन कर देते हैं नीचे की मुकेश कर दिया। फिर जैसे अगले दिन 10 बजे का टाइम होता है ना, तो अपन जाते तो 10 बजे हैं, लेकिन करते क्या है, उसमें टाइम वाले कॉलम में 7:30 ही लिखा जाता है अपने से अचानक। क्यों? क्योंकि अपना अनुबंधित हो चुके हैं, अपना अनुबंधन हो चुका है उनसे। तो उत्तर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर जो है 2, अनुबंधन। मतलब जूते रखने की रेक हटा दी, फिर भी वहां जूते रखने जा रहे हैं, तो मतलब क्या हो गया, अपना जो है अनुबंधन हो गया कि यहीं पर ही वो मिलेगा। एक उदाहरण ये भी है आपके सामने। ठीक है, अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है अनुबंधन के गोचर, मतलब जहां पर अनुबंधन के बीच में जो विलंब होता है ना, उसको गोचर कहते हैं। मतलब जहां पर जो है एकदम कोई भी जो अनुक्रिया नहीं होती। तो अनुबंधन के गोचर की शुरुआत किसके द्वारा की गई? तो अनुबंधन की गई, उसके द्वारा गोचर की शुरुआत की गई। तो उत्तर हो जाएगा पावलोव। अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है आपका, ये क्वेश्चन भी अच्छा है, थोड़ा सा छोटा करना पड़ेगा। देखो, 5 वर्ष का राजू अपनी खिड़की के बाहर तूफान को देखता है। तूफान आ रहा है, बिजली चमकती है और कड़कने की जोर से आवाज आती है और राजू शोर सुनकर उछलता है। राजू तो छोटा है लेकिन बड़े भी उछलते हैं, आपको पता ही है। जब बिजलियां तेज पड़ती है, खास करके सर्दी में जो मावट आती है, उसमें बिजलियां और तेज पड़ती है। तो 5 वर्ष का राजू जो अपनी खिड़की से तूफान देखता है, बिजली चमकती है और कड़कने की आवाज आते ही वो जो है सुनकर उछलता है। बार बार ये घटना होती है। फिर कुछ देर बाद शांति के पश्चात जैसे बिजली कड़कती है, राजू बिजली की गर्जना सुनकर उछलने लगता है। सीखने के किस सिद्धांत से संबंधित है? तो आपको पता है, बिजली चमकी, आवाज आई, राजू डरा। बिजली चमकी, आवाज आई, राजू डरा। और जैसे ही बिजली चमकती है, थोड़ी देर बाद में राजू कान में उंगलियां दे लेता है या उछलता है। तो ये आपका अनुबंधन हो गया। तो ये उत्तर हो जाएगा शास्त्रीय अनुबंधन का। किसका? ऑप्शन नंबर 1 का। अगला क्वेश्चन, अधिगम का शास्त्रीय अनुबंधन सिद्धांत किसने दिया? उत्तर हो जाएगा पावलोव ने। आपको पता ही है कि क्वेश्चन जो है थोड़े से इजी इसलिए आएंगे बीच बीच में, क्योंकि टॉपिक वाइज, यूनिट वाइज टेस्ट चल रहे हैं। थार्नडाइक का आपको पता है उद्दीपक अनुक्रिया सिद्धांत है। ठीक है, उद्दीपक अनुक्रिया सिद्धांत। ठीक है, स्किनर का आपका क्या है? स्किनर का आपका क्रिया प्रसूत सिद्धांत है। कौन सा सिद्धांत है? क्रिया प्रसूत। ठीक है, कोहलर का सूज का सिद्धांत है, जिसको अंतर्दृष्टि का सिद्धांत भी कहते हैं। आपको ये भी पता है, इजी क्वेश्चन है, तो ध्यान रखना पावलोव का। अगला क्वेश्चन, फिर ये वापस उल्टा पूछ लिया। पावलोव ने अधिगम का कौन सा सिद्धांत प्रतिपादित किया? तो ये इजी क्वेश्चन हो गया। कौन सा किया? अनुकूलित अनुक्रिया, जिसको शास्त्रीय अनुबंधन भी कहते हैं। फिर मैं बता दूं, टॉपिक वाइज टेस्ट सीरीज है, इसलिए जो है आपको जो कुछ इजी क्वेश्चन बीच बीच में मिलेंगे, जरूर मिलेंगे। फिर ये देखो, अधिगम का अंतरण या स्थानांतरण से क्वेश्चन आ गया। यदि गणित का अधिगम भौतिकी यानी कि फिजिक्स के अधिगम में सहायक हो तो वह है क्या है? मतलब गणित आपने सीख रखी है, वो फिजिक्स में काम आ रही है, तो वो है अधिगम का सकारात्मक स्थानांतरण। मतलब गणित के सूत्र आपके अगर फिजिक्स में काम आ रहे हैं, तो ये हो गया अधिगम का स्थानांतरण। कौन सा? सकारात्मक। अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है, उद्दीपक अनुक्रिया के मध्य साहचर्य स्थापित करने वाले प्रक्रम को क्या कहते हैं? उद्दीपक और अनुक्रिया के बीच में साहचर्य स्थापित करने वाले प्रक्रम को अधिगम कहते हैं। मतलब किसी उद्दीपक को देके कोई अनुक्रिया होती है, जैसे घंटी बजने पर लार का आना, तो ये सब क्या हो गया? साहचर्य स्थापित होना, अधिगम ही हो गया। सीखने का ही तो सिद्धांत है ये। अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है आपका कि कबीर के दोहे याद कर लेने पर भी एक बालक रहीम के दोहे याद करने की शक्ति में सुधार नहीं होने का निम्न में से प्रमुख कारण कौन सा है? मतलब कबीर के दोहे तो याद कर लेता है बालक, किसके? कबीर के, लेकिन जो रहीम के दोहे याद नहीं कर पाता। तो इसका कारण क्या हो सकता है? ऑप्शन के हिसाब से नकारात्मक स्थानांतरण तो होगा नहीं। क्यों नहीं होगा? नकारात्मक कब होता है? जब एक चीज दूसरे में कठिनाई पैदा करे, लेकिन यहां पर कठिनाई पैदा नहीं हो रही, दोनों दोहों की ही बात हो रही है। ठीक है, दोनों स्थितियों में समानता, ये भी नहीं है। तो इसका सकारात्मक भी नहीं है, क्योंकि सकारात्मक में तो होता है मदद करना, तो वो भी नहीं है, क्योंकि बच्चा सीख ही नहीं पा रहा रहीम के दोहे। तो इसका उत्तर होगा शून्य स्थानांतरण। शून्य स्थानांतरण में क्या होता है कि एक स्थिति दूसरी को जो है प्रभावित नहीं करे, एक स्थिति दूसरी स्थिति को प्रभावित नहीं करे, वो होती है, ध्यान रखना। तो उत्तर हो जाएगा इसका शून्य स्थानांतरण। अगला क्वेश्चन, व्यवहार का करना यानी व्यवहार करना जो है आपका किस पक्ष में आता है?
मतलब व्यवहार करना, कोई चीज को हम व्यवहार कर रहे हैं, वो सीखने के किस पक्ष में आता है? तो मनोवैज्ञानिक बिल्कुल नहीं, संज्ञानात्मक बिल्कुल नहीं, भावात्मक बिल्कुल नहीं, व्यवहार करना आपका सीखने का जो है कौन सा है? तो सीखने का इसमें जो ऑफिशियल उत्तर माना गया है, इसमें जो कुछ चीजों में डाउट होता है वो मैं आपके साथ क्लियर करता हूं, ठीक है। इसमें जो व्यवहार करना जो है आपका सीखने का गति के क्षेत्र में माना गया है, जबकि मेरा मानना है कि व्यवहार करना सीखने का भावात्मक क्षेत्र है। अब आप बताओ कि इसका उत्तर क्या हो सकता है? लेकिन आपको अगर इसका उत्तर मानना है, वो ऑप्शन नंबर ए की मानना है, व्यवहार करना जो है आपका वो किस में आएगा? सीखने के गति के क्षेत्र में ही आएगा। हाथों पैरों इनका ही जो है व्यवहार में ज्यादा जो है क्या हो रहा है? गति के क्षेत्र में इसको माना गया है। फिर डिसलेक्सिया, डिसलेक्सिया मुख्य रूप से डेस की समस्या है। तो डिसलेक्सिया पठन संबंधी विकार है। किस प्रकार का पठन विकार है? पठन मतलब पढ़ना, तो उत्तर हो जाएगा पढ़ने संबंधी विकार, ठीक है। तो उत्तर क्या हो गया? पढ़ने संबंधी या पठन विकार कहते हैं। डिसलेक्सिया मुख्य रूप से किस प्रकार की समस्या होती है? कोई चीज पढ़ने में या पठन में विकार हो तो होता है डिसलेक्सिया। अगला क्वेश्चन है, बार बार दोहराने से अधिगम को बढ़ावा मिलता है, किस नियम से इसकी पुष्टि होती है? बार बार दोहराने से अधिगम को बढ़ावा मिलता है, इस जो है किस नियम से इस चीज की पुष्टि होती है? तो वो हो जाएगा आपका अभ्यास का नियम। अभ्यास करोगे, बार बार कोई चीज को दोहराओगे तो अधिगम होगा, तीव्र यानी सख्त अधिगम होगा। तो अभ्यास का नियम जो है बार बार दोहराने की जो है अधिगम को बढ़ावा देता है। अभ्यास का नियम आपका किससे संबंधित है? थार्नडाइक से। ध्यान रखना, किससे? थार्नडाइक से। थार्नडाइक के 3 मुख्य नियम। कितने नियम? 3 मुख्य नियम। पहला मुख्य नियम तत्परता का नियम, ठीक है, तत्परता का नियम। दूसरा अभ्यास का नियम, जो ये बात अपने ऊपर कर चुकी। और तीसरा नियम होता है आपका किसका? प्रभाव का नियम। किसका? प्रभाव का नियम। ये 3 नियम मुख्य नियम है। गौण नियम 5 होते हैं, वो मैं बता चुका। और आज का लास्ट क्वेश्चन है, तत्परता का नियम किसने दिया? ऊपर बात कर चुके, किसने दिया? थार्नडाइक ने। तो ये अपने जो है मोस्ट इंपोर्टेंट कुछ क्वेश्चंस थे, उम्मीद है आपको समझ में आएंगे। अब हम कल सुबह तो देखो मैं यही क्लास सीरीज वापस लाऊंगा आपके सामने। कौन सी? मनोविज्ञान की जो अपनी यूनिट वाइज जो चल रही है टेस्ट, वो। फिर शाम से कल से एसएसटी शुरू करेंगे अपन, ठीक है, क्योंकि एसएसटी की काफी मांग आ रही है और मेरे हिसाब से स्टार्ट कर देनी चाहिए। तो कल से हम एसएसटी स्टार्ट करेंगे शाम को, सुबह नहीं आएगी, शाम से आएगी, ठीक है। तो उम्मीद है समझ में आएगा। चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।